मैं 1987 से शिक्षण कार्य में व्यस्त हूँ और इस दौरान मैंने विभिन्न संस्थानों में कार्य किया, प्राइवेट रूप से भी कार्य किया और 2010 से मैं प्रधानाचार्य एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में हूँ और विश्व के मानी जानी संस्था महर्षि विद्या मंदिर में मुझे ये मौका मिला और उस मौके को मैं पूरी तरह से अपने लाइफ में, जीवन में उतार रहा हूँ। महर्षि महेश योगी जी ने पूरे विश्व को वह ज्ञान दिया जिसका प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद जी ने तैयार किया था। आज के समय में पूरा विश्व अशांत है, हर तरफ ऋणात्मकता का प्रभाव है। उस ऋणात्मकता से निकल करके कैसे हम अपने आप को सफल बनाएं, कैसे धनात्मक बनाएं, इस विषय पर मैंने अपने संस्थान से ही प्रेरणा लेकर के एक चैनल बनाने का प्रयास किया और बनाया। मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश विदेश के जो नौजवान हैं, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो संभवतः हमारी बातों से प्रभावित होकर एक धनात्मक रास्ता अवश्य स्वीकार करेंगे। आखिर हमारे समाज में ऋणात्मकता क्यों आ रही है? यदि तुलना की जाए तो आज मैं 50 से 55 वर्ष पूर्व और आज के समय पे देखता हूँ लोगों के पास उपलब्धियाँ खूब हैं। आज से 55 साल पहले जो मेरा अनुभव है, लोगों के पास साइकिल बड़े मुश्किल से हुआ करती थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, साइकिलें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे देश की जनता को उपलब्ध ना हुआ हो। बहुत कठिन समय था पुराना समय, और इतनी प्रगति के बाद भौतिक प्रगति के साथ साथ शायद हम लोगों ने मानसिक प्रगति कम की है। एक दूसरे के प्रति ऋणात्मक विचार ही हमारी मूल समस्या का कारण हमको नजर आते हैं। अर्थात हमने प्रगति तो की, लेकिन साथ में ऋणात्मक प्रगति भी की, और हमको लगता है किसी समाज के कारण, किसी समुदाय के कारण हम पीछे रह गए हैं। तो शायद ये सोचना पूर्णतया गलत होगा। हमारी अपनी समस्या हम स्वयं से जुड़ी हुई है। यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं, ना कि कोई दूसरा। हमें स्वयं की विवेचना करनी होगी और अपने हर उस स्तर पर जहाँ पर हमसे गलती हो रही है हमें सुधार करना ही होगा, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। अन्यथा केवल और केवल दोषारोपण केवल समाज में एक द्वेष की खाई बढ़ाता जाएगा और समाज निरंतर सामाजिक हठधर्मिता का शिकार होकर एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को आमादा हो जाएगा। विभिन्न समूहों में आप देख सकते हैं कि देश पूरी तरह से अशांत हैं। आप देख लीजिए, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यमन, इज़राइल, फ़लस्तीन आदि, रूस, यूक्रेन, सब एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में व्यस्त हैं। और भी तमाम विद्रोही संगठन हैं। ये ऐसा क्यों? ये देश कभी हंसते मुस्कुराते सब कुछ इनके पास था, आज यह भोजन को लेकर के ही परेशान है। भोजन कैसे उपलब्ध हो, सुरक्षित कैसे जीवन हो, आखिर क्या मिला? कुछ पाया नहीं इन्होंने, केवल और केवल अपना हित किया है। आखिर क्यों? इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है सबका अधिकार है और अपनी क्षमताओं के अनुसार चीज़ों को मिलना चाहिए, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें यह प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि सब कुछ हमें ही मिल जाए। शायद हमारी यही सबसे बड़ी कमी रही है कि सब कुछ हमें मिल जाए, चाहे दूसरे को कितना भी कष्ट क्यों ना हो। यह सबसे बड़ी समस्या का कारण रहा है, चाहे वो राजनेता हों, समाज के मुखिया हों या अन्य छोटे बड़े लोग। खैर, क्या करना है? हमें तो अपने देश समाज को ठीक करने की क्या व्यवस्था ढूंढनी है। सबसे पहला प्रश्न मेरा होता है शिक्षा जगत में। आज हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और बच्चे निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके शिक्षण कार्य में कहीं कमी है। समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो गई है। लोग शिक्षा जगत को धन से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं
प्राइवेट स्कूल वाले पैसा ले रहे हैं तो रिज़ल्ट दें। आप यह अवश्य मानिए, पैसे से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं, डॉक्टर का समय खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसे से आप विद्यालय और शिक्षक का समय खरीद सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं। शिक्षा अपने अंदर के गुणों के कारण ही आप प्राप्त कर सकते हैं। यह अमूल्य है। इस मूल्य के बदले में लोगों का जीवन चलता है। हजारों साल पुराने जो हमारे गुरुकुल थे, उसमें भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। राजा महाराजा धन देते थे, छात्र समाज से भिक्षाटन करके गुरुकुल की व्यवस्था को चलाते थे। वैसे ही आज छात्रों को तो नहीं भेजा जाता, उनके माता पिता से ज़रूर उम्मीद की जाती है कि वे हमारे विद्यालयों को चलाने के लिए फीस रूपी अनुदान दें। निश्चित रूप से कुछ लोग गड़बड़ होंगे जिन्होंने गड़बड़ की होगी, लेकिन सारे नहीं। हमारे शिक्षा जगत के पैमाने में यह कमी क्यों आई, कभी अवश्य विचार करिएगा। शायद सामाजिक एकरूपता ना होना और हमें अपनी क्षमताओं से अधिक की प्राप्ति की उम्मीद करना सबसे बड़ा कारण जो मुझको नज़र आता है। आप देखिए, आज से 30-40 साल पहले शिक्षा जगत का कोई मूल्य था। भले ही रिजल्ट 20-25% को क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन उत्तीर्ण बच्चों के अंदर जो भी अंक रहते हों, आज की तुलना में बहुत कम होते थे, लेकिन उनके अंदर क्षमताएं होती हैं। आज तो मैं एज ए प्रधानाचार्य अनुभव करता हूँ कि बहुत बार ऐसे लोग इंटरव्यू देने आते हैं जिनके पास डिग्रियां होती हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं और परसेंटेज खूब ज़्यादा होते हैं, शायद हमारे समय से 20-30% अधिक, लेकिन ज्ञान बड़ा कठिन है। यह निकालना कि लोगों को कुछ आता है बहुत कठिन है। मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ। इधर करीब 25 वर्षों से और अधिक मान लीजिए, शिक्षा जगत में एक नकल का प्रचलन चला। खासकर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हितों के लिए विद्यालयों में नकल की व्यवस्था की। पहले ऐसा गांव देहात के विद्यालयों में होता था यदा कदा, लेकिन अब बीते समय में यह एक व्यवसाय बन गया। सरकार ने भी लोगों को प्रतिशत के आधार पर नौकरी देना शुरू किया। लोगों को लगा कि नकल कराकर बच्चे को किसी तरह ऐसे सरकारी कर्मचारी बनवा दिया जाए, वहाँ का कार्य भले ही ना हो, लेकिन हमें वेतन रेगुलर मिलता रहे। इस कारण से इस सामाजिक कुव्यवस्था उत्पन्न हो गई। विद्यालयों ने इस अधिक अंक को लेकर के अपने व्यवसाय को बढ़ाया। एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच निरंतर खुलते चले गए। सरकार के मानक भी निश्चित नहीं थे और छात्रों की संख्या भी नकल के आधार पर बढ़ती चली गई। अभिभावकों को बच्चों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं था, बस उनको अधिक नंबर चाहिए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको देखकर अफसोस होता है और कहने पर वे रोने लगते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक इंटरव्यू में, नाम लेना नहीं चाहूँगा, कमेटी में बैठा था और उच्च स्तरीय व्यवस्था थी। वहाँ पर एक बच्चा डीयू का आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और फिजिक्स में वो बीएससी था, बीएड था और टीजीटी साइंस के लिए आया था। उसने कहा कि आप जो भी पूछना चाहे पूछे। मैंने कहा यदि आपने कुछ विशेष तैयार किया हो तो बताएं, उसी में से पूछा जाए। उसने कहा नहीं, मेरा सब कुछ तैयार है। खैर, विशेष कहने पर उसने हमें बताया कि फिजिक्स में सीआरओ उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सीआरओ के किसी भी प्रश्न का ढंग से जवाब नहीं दे पाया। बहुत सारी बातें हुई। मैंने उससे कहा कि भाई, डीयू का मतलब डीयू होता है, आपके अंक भी ठीक हैं। मुझे तो लगा कि मुझे उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? खैर, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको
उस स्तर की जानकारी नहीं थी जिस स्तर की वहाँ पर ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप ये बताओ कि आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, इतना समय दिया है, आखिर ऐसा क्यों है? वो रुआंसा हो गया। उसने कहा साहब नेतागिरी के चलते अंक तो मुझे मिल गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैं एक वाकया और आपको बताता हूँ, ये भी बड़ा बेहतरीन है। हमारे अपने विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता होती है, अप्रैल मई में इंटरव्यू होते हैं, वो भी नेशनल लेवल के होते हैं। पूरे भारत में वैकेंसी निकलती है, लोग इंटरव्यू देने आते हैं, जगह जगह सेंटर होते हैं। तो मेरे पास 3 से 4 बच्चे ऐसे आए जिन्होंने कहा कि मैं IITs वालों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग बच्चों में। मैंने कहा भाई आप क्या पढ़ा रहे हो मुझे नहीं मालूम, मेरे विद्यालय में एक परीक्षा आयोजित हो रही है, आप सम्मिलित होइए, अगर आपके अंक ठीक आते हैं तो मैं ज़रूर विचार करूँगा, या कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर दूंगा। भारत भर में तमाम स्कूल हैं अपने, ज़रूरत रहती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 नंबर के पेपर में उसमें से एक बच्चा तो 0 पाया, एक 2 नंबर पाया और एक 4 नंबर पाया। जबकि वो परीक्षा मैंने सारे स्टाफ की भी ली थी। स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 40, 42, 38 नंबर प्राप्त हुए, कुछ ने तो 48 नंबर तक गेन किए 50 में से। और जो शिक्षक IITs को पढ़ा रहे हैं 5 वर्षों से, उनके अंक देखकर तो मुझे भाई बहुत ताजुब हुआ। मैंने पूछा, डिग्री उनकी ठीक ठाक थी, परसेंटेज उनके बहुत बढ़िया थे, उसमें से 2 लोग यूपी के टॉपर भी थे। मैंने कहा भाई ये बताओ, आखिरकार इतने नंबर लाने के बाद ये कैसे हो गया? इतना 5 साल का अनुभव। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर के मैं दंग रह गया। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा मैंने जहाँ से 12वीं पास की थी वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, 5 साल तक बिना वेतन के पढ़ाया, बदले में BSc और MSc की डिग्रियां मिल गई। मैंने पूछा भाई वो विद्यालय देखा है आपने जहाँ से डिग्री मिली है? बोले साहब विद्यालय तो मैं गया ही नहीं आज तक। मतलब 12th तक की डिग्री में वो टॉपर हैं, BSc MSc में भी परसेंटेज ठीक है, मामूली नहीं है, और रिजल्ट में 0 है। मैंने कहा भाई हमारे भारत का होने वाला भविष्य IITs तय करती हैं शायद कुछ मामलों में, और यदि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा, आप अवश्य विचार करें। खैर उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने उनको यही सलाह दी कि आपका बने ना बने प्रयास करिए और सीखिए, क्योंकि आपका समय जा चुका है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य बचा लीजिए जिनको आप शिक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।